नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आयुष्कामी अध्याय के बारे में चर्चा की थी। तो आशा है कि आप लोग जो है वो 3 पार्ट में वीडियो अपलोड हुआ था, उसके थ्रू आपने उससे फर्स्ट चैप्टर आपने तैयार किया होगा। फर्स्ट चैप्टर तैयार करने के बाद आज हम लोग उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमने उससे कितना सीखा है। तो एमसीक्यू में क्या होता है कि इसमें जनरल हम जो श्लोक वाइज एक एक श्लोक से जो जो एमसीक्यू बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और ये भी आपको पता चलेगा यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं कि एमसीक्यू आते कैसे हैं। और एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके इस तरह की एग्ज़ाम है जिनसे आपका कैरियर बनना है, चाहे मेडिकल ऑफिसर बनना है, चाहे एमडी एमएस आप करना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपना अगर नेक्स्ट का एग्ज़ाम देते हैं आफ्टर बीएमएस, तो भी आपको उसमें एमसीक्यू ही आते हैं और एमसीक्यू के थ्रू ही आपको जज किया जाता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। एकेडमिक में भाई ठीक है, उसमें क्या है कि अपना राइटिंग वगैरह देखा जाता है, लेकिन एक्चुअली में आपको एमसीक्यू आना चाहिए। एमसीक्यू आता कैसे है, और इसी चीज़ों के लिए आपको एनसीआईएसएम ने फर्स्ट ईयर से ही एमसीक्यू ऐड कर दिया है, जिसमें पर पेपर आपके जो है 20 नंबर जो है एमसीक्यू के हैं। यानी कि एमसीक्यू लगा पाना, इसका मतलब यह होता है कि आपने उस चैप्टर का या उस सब्जेक्ट का थॉरली अध्ययन किया है, स्टडी की है। तो आज हम देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं और उसके आंसर भी बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि कैसे वो कंपेरेटिव उसको अप्रोच किया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। प्लस इसके साथ ये है कि आप अपने आप को जज करिएगा, आंसर के बारे में सोचिएगा। यदि आप सही सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, और अगर उसमें कुछ डिफ़र आता है तो उसमें निराश होने की बात नहीं है, आपको और वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग दिनचर्या ऋतुचर्या कवर करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का एमसीक्यू लगा करके इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यह है कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का क्या नाम है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रथम अध्याय का नाम बताइए। तो प्रथम अध्याय के लिए ऑप्शन क्या दिया है, दीर्घम ज्योति अध्याय, आयुष्कामी अध्याय, आयुर्वेदोत्पत्ति अध्याय, वेदोत्पत्ति अध्याय। तो जो इसका आंसर है, हम सभी को पता है कि हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था अष्टांग हृदय में। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है आयुष्कामी अध्याय, इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं तो आयुष्कामी अध्याय हो गया, लेकिन ये दीर्घम ज्योति अध्याय क्या है। दीर्घम ज्योति अध्याय जो है वो चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इस तरह का कोई अध्याय नहीं मिलता है। वेदोत्पत्ति अध्याय जो है वो किसका है, सुश्रुत संहिता का प्रथम चैप्टर है। तो हम बृहत्त्रयी के तीनों जो पुस्तकें हैं उसके जो है चैप्टर्स के प्रथम चैप्टर्स का नाम हमको आना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा, और इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है, आयुष्कामी अध्याय। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आयु कामयमान इन धर्मार्थ सुख साधनम का संदर्भ क्या है। ये बहुत फेमस श्लोक है, इस वजह से इसका संदर्भ पूछा जाता है। चरक संहिता सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, आंसर इसका है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ये कौन सा श्लोक है, आयु कामे माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदर। वही श्लोक का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसका आंसर है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आयुर्वेद की उचित ज्ञान परंपरा है। यानी कि ये क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वो जो परंपरा है किस आचार्य से किस आचार्य तक पहुंची, उसमें क्रम पूछा जाता है। तो क्रम में देखिए क्या है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार, इंद्र, अत्रिपुत्र। ब्रह्मा, अश्वनी कुमार, दक्ष प्रजापति, इंद्र, अत्रिपुत्र। ब्रह्मा, इंद्र, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार, देन अत्रिपुत्र। दक्ष प्रजापति, इंद्र, ब्रह्मा, अश्वनी कुमार, अत्रिपुत्र। तो जो आप अगर आप इसका जो है श्लोक अगर आपको याद होगा तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। श्लोक क्या है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहे तो अश्वनी सो सहस्राक्ष सो अत्रिपुत्र आदि
मुनीना। तो कहने का मतलब है जो इसका आंसर है वो आपका क्या आएगा, तीसरे नंबर का, वो है ब्रह्मा स्मृत्वा आइसो वेदम प्रजापति मजी ग्रही सो अश्वनी कुमार तो सहसा अत्रिपुत्र आदि। तो कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, आंसर ए है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे अप्रोच किया जाता है। प्राय सारोतोच्च क्रियते नाति संक्षेप विस्तरम, ये एक श्लोक का रिफरेंस है। ये किस संहिता का ग्रंथ से लिया गया है, तो सिद्ध योग है, अष्टांग हृदय है, काश्यप संहिता, अष्टांग संहिता। जाहिर सी बात है किसका श्लोक है, ये अष्टांग हृदय का है। इसमें जो आया है क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप विस्तर, ये आचार्य वाग्भट का संकल्प है। वो बोलते हैं कि मैं जितने भी विषय इधर उधर बिखरे हुए हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ, और जो वर्णन होगा वो न अधिक संक्षेप में होगा न अधिक विस्तार में होगा। तो आंसर उसका क्या होगा, अष्टांग हृदय, क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप विस्तर। ठीक है, अब बताइए, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा विषान अष्टांग आयुर्वेद के निम्न क्रम से 8 अंग किस संहिता में वर्णित है। एक्चुअली चरक संहिता, सुसु संहिता, अष्टांग हृदय, काश्यप संहिता, सभी में क्या है कि जो अष्टांग आयुर्वेद है उसके क्रम में थोड़ा सा अंतर है। ठीक, तो इसलिए इस क्रम को भी याद करना जरूरी है। तो अभी आपने अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है, इसलिए मैं अन्य का यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा विषान अष्टवंगानि तस्याहु चिकित्सा ये सुसंस्कृता, यह क्या है, अष्टांग आयुर्वेद है। तो किस संहिता में, इस क्रम में, ये क्रम सीक्वेंस कहाँ मिलता है, जाहिर सी बात है अष्टांग हृदय में मिलता है। अगर रेफरेंस पूछा रहता तो आप बता देते, सूत्र स्थान चैप्टर 1। ठीक है, अब आता है विकृता अविकृता देहम घनंति ते वर्तयंति च, संदर्भ संबंधित है। ये जो श्लोक है कि यह अविकृत होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर का वृद्धि करेगा, और जब विकृत होगा तो शरीर का नाश कर देगा, घनंति कर देगा। ये किसके बारे में कहा गया है, ओज के बारे में, दोष के बारे में, स्रोतस से या कोष से, किस संबंध में कहा गया है, तो इसको आप बताइए। ठीक है, मैं बता रहा, ये श्लोक जो है वह दोष के संदर्भ में कहा गया है। कब कहा गया है, इसका जो पहला लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, वाहतः पित्तः कफश्यति त्रयो दोषा समासतः विकृता अविकृतम देह घनंति ते वर्तयन्ति च। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये श्लोक कहाँ का है, और ये दोष के महत्व को बताते हुए आचार्य वाग्भट ने बताया है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 7। समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि के कारणभूत दोष हैं, मतलब किनसे समाग्नि होती है, किससे विषमाग्नि होती है, किससे तीक्ष्ण अग्नि होती है, और किससे क्या होती है, मंदाग्नि होती है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है आप लोग इसको बता देंगे। फिर खैर सीक्वेंस आप ये देख लीजिए, समदोष, वातपित्त कफ, वातपित्त कफ, समदोष। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो क्रम लिखा हुआ है और ये जो इसका इफेक्ट लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी आपका सम दोष होगा तो क्या होगा, सम दोष होगा तो क्या होगा, समाग्नि होगी। वात जब होता है तो क्या होता है, अग्नि क्या होती है, विषम अग्नि हो जाती है। पित्त से क्या होता है, अग्नि आपकी तीक्ष्ण रहती है, और कफ से क्या होता है, आपको मंदाग्नि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा समदोषः वात पित्त कफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, अब इसी के बाद एक प्रकृति का वर्णन है, तो प्रकृति में ही ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, वाग्भट के अनुसार द्विदोषज प्रकृति कैसी होती है। वाग्भट के अनुसार द्विदोषज प्रकृति कैसी होती है, निंद्य है, हीन है, मध्यम है, उत्तम है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि आगे जो प्रकृति आता है मैं इसी में बताता हूँ आपको। तो जो प्रकृति, उत्तम प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति, निंद्य प्रकृति, हीन प्रकृति, ये 3-4 टर्मिनोलॉजी है जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब भी में इसका आंसर क्या होगा, निंद्य होगा, निंद्य होगा, निंद्य द्विदोषजा। जब आप श्लोक देखेंगे तो वहाँ पे एक शब्द आता है निंद्य द्विदोषजा, यानी 2 दोषज जो प्रकृति होती है, जैसे वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, ये क्या होगा, ये निंदित होती है। ठीक है,
फिर आता है हीन मध्य उत्तम दोषज प्रकृति है। अब वो जो श्लोक बता रहा था उसी से आपको करना है। हीन मध्य और उत्तम दोष प्रकृति कौन सी है? इसका आंसर सोचिए। कफ पित्त वात, पित्त कफ वात, वात पित्त कफ, वात कफ पित्त। तो आप इसको सोचिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर जो है वह आंसर होगा सी। कैसे? आचार्य ने वात प्रकृति को क्या बोला है? हीन प्रकृति बोला है। वात प्रकृति क्या होती है? हीन होती है। पित्त प्रकृति क्या होती है? वो क्या होती है? मध्यम होती है। और कफ प्रकृति जो होती है वह उत्तम बताई गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? जो सम दोष प्रकृति बताएगी उसको हम श्रेष्ठ बोलते हैं, और कफ को क्या बोलते हैं? उत्तम बोलते हैं। तो ये दो शब्द याद रखिएगा। जो सम दोष प्रकृति होती है वो क्या होती है? श्रेष्ठ प्रकृति होती है। और अगर हम एकल में आते हैं तो इसमें वात पित्त कफ में जो उत्तम प्रकृति है वह क्या है? कफ को बोला गया। तो जो शब्द यूज किया है उत्तम, वो कफ के लिए यूज किया है। श्रेष्ठ किसके लिए यूज किया है? सम दोष के लिए। तो याद रखिएगा। हीन शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? वात के लिए। हीन किसके लिए प्रयोग किया है? वात के लिए। तो जो श्लोक आता है तैश्रम तीसरः प्रकृतियो हीन मध्यम उत्तमा, हीन मध्यम उत्तमा पृथकः। ठीक, तो हीन मध्यम उत्तम क्या है? वात पित्त और कफ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है? क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ के कारणभूत दोष कौन कौन से हैं? ठीक, क्रमशः आपको बताना है। तो क्रूर किससे होगा? कफ। आप बताइए मृदु किससे होगा और मध्यम किससे होगा? तो वात कफ पित्त, वात पित्त कफ, पित्त कफ वात, कफ पित्त वात। तो जिसका आंसर है वो होगा आपका क्रूर कोष्ठ। किससे होता है? आप देखिए, वात से होता है। मृदु किससे होता है? पित्त से होता है। मध्यम किससे होता है? मध्यम होता है आपका कफ से। कोष्ठ क्रूरो मृदो मध्य, मध्य स्याते समय रपी, वो श्लोक है। तो इसका सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है? 10th का वात पित्त कफ का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? बी। 10th का क्या है? बी। अब देखिए, हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता रहा था उसी का आंसर है। वाग्भट के अनुसार हीन, मध्य, उत्तम, श्रेष्ठ और निंद्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ है, आपको आना चाहिए। हीन क्या होगा? आप देखिए, हीन क्या होता है श्लोक से? वात। मध्य क्या होता है? पित्त। ठीक, उत्तम किसको बोला है? कफ को। कफज प्रकृति क्या है? उत्तम। ठीक, श्रेष्ठ किसको बोला? सम को, जिसमें वात, पित्त और कफ। ठीक, ये तीनों एक साथ रहेंगे, श्रेष्ठ। निंद्या किसको बोला? द्विदोषजा को। निंद कौन है? दो द्विदोष, जैसे वात पित्त हो गया, पित्त कफ हो गया। ठीक है, पित्त कफ हो गया, या फिर कफ वात हो गया, ये हो गए निंद्य। अब सीक्वेंस देखिए, इसका आंसर कहाँ है? वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, यानी द्विदोषज। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है? ये वाला है। ठीक, 11 का आंसर क्या है? सी। हीन कौन है? वात है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक के थ्रू या फिर इस तरह से ब्रेक करके आपको आना चाहिए। ठीक, अब आता है आंसर। देखिए, वाग्भट ने प्रकृति की संख्या मानी है। प्रकृति कितने प्रकार की मानी है? तो वाग्भट के द्वारा जो बताई गई प्रकृति है, 3 प्रकृति एकल बताई, यहीं से काउंट कर लेंगे। 3 एकल बताई, 1 श्रेष्ठ बताई, और ये काउंट करिए 3 पेयर होता है द्विदोषज का। तो 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, कितनी प्रकृति मानी है? टोटल 7 प्रकृति जो है आचार्य वाग्भट ने मानी है। ठीक है, अब आते हैं 13। आप लोगों ने दोष याद किए होंगे ना? 13, तो तत्रुच्छो लघु शीत चलद विशद खरा, और पित्तम सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रव विश्रम। तो ये वाले श्लोक से हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लघु गुण युक्त दोष है, लघु गुण युक्त दोष है। इसमें 2 दोष ऐसे हैं जिसमें लघु गुण कॉमन है। तो सबसे पहले तो आपका वह वात ही है, तत्रुच्छो लघु शीत। दूसरा क्या आता है? पित्तम सस्नेहम, सस्नेहम तीक्ष्णम विश्रम लघु विश्रम द्रवम। तो लघु वहां भी आता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वात और पित्त। अब जिसको श्लोक नहीं याद होगा बेटा, आप कभी नहीं कर पाओगे इसको।
अगर आप श्लोक नहीं याद करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए बेटर है आप श्लोक के थ्रू चलिए। और श्लोक तो क्रिया शरीर में भी याद करना है, इसलिए याद करके चलिए। अब आगे आता है शीत गुण युक्त दोष है, नहीं शीतलता किस में है, तो सेम श्लोक से सॉल्व होगा। देखिए इसमें पहला श्लोक तो वात का ही है, तो तत्रुच्छो लघु शीत, शीत यानी एक तो वात हो गया आंसर। दूसरे नंबर पे क्या है, शीतलता और किस में मिलती है, शीतलता और मिलती है आपको कफ में, स्निग्ध शीतो, स्निग्ध शीतो गुरु मंद सचड़म मिश्रण कफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वात और कफ। 14 का आंसर क्या है आपका सी है, नहीं 14 का हो जाएगा आपका ए, कफ और वात श्लोक से। फिर आता है सस्नेहम गुणयुक्त। सस्नेह कौन होता है, तो सस्नेह में आपका तो सस्नेहम श्लोक पित्त से ही स्टार्ट हो जाता है, तो सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये कौन सा है, पित्त। इसका आंसर क्या है, पित्त। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब आप फटाफट बता देंगे, मुझे पता है 2 और 3 दोषों का संयोग क्या कहलाता है, तो जहाँ 2 दोष होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसर्ग, और जहाँ 3 दोष होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सन्निपात। इसका आंसर क्या होगा, डी हो। ठीक है, संसर्ग संसर्ग सन्निपात तद द्वित्री क्षय को पता। तो जब वो दोष का बताते हैं कि क्षय वृद्धि कैसे होती है, तो मतलब संसर्ग में होती है, यानी यहाँ दोष इन्वॉल्व होते हैं, और तीनों होंगे तो सन्निपात होगा। अब आता है दुष्य, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, दुष्यों की कुल संख्या कितनी होती है, इसका आंसर बताइए। 10 है, इसको 10 माना 10 है, द्वादश मतलब 12 हो गया, सम मतलब यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, ऐसे गलत लिखा हुआ है, विंशत मतलब क्या हो गया, 20 हो गया। तो आप बताइए कि इसमें दुष्यों की संख्या कितनी होती है, तो अब इस दुष्यों का जो श्लोक है इसको याद होगा वो बता देगा। दुष्यों की संख्या होती है टोटल 10। कैसे, सप्त दुष्य, वातः पित्त कफश्यति, नहीं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्राणि सप्त धात्व, उसके आगे लिखा है इति दुष्य। ठीक, ये कैसे हैं, यही दुष्य कहलाते हैं। उसी के बाद उन्होंने बोला कि मूत्रम पुरुषम स्वेदम, ठीक, अपिच, यानी मूत्र पुरुष स्वेद भी दुष्य हैं। तो 7 ये हो गए और 3 वो हो गया, दोनों मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। आंसर क्या है इसका, 10। 17 का क्या हो जाएगा, ए 10। कफ कफ दोष का गुण नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो आपको बता, आप ऐसे ही बता देंगे, अगर श्लोक याद होगा तो बता देंगे। स्निग्ध शीतो गुरु मंद सर्ष मिश्रण स्थिर कफ, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, जैसे सर गुण किसका है, सर गुण आपका किस में आता है, वो पित्त में आता है, तो पित्त कफ का गुण नहीं है सर। बाकी मृत्सन तो है ही, मृत्सन हो गया, स्थिर हो गया, सुरक्षण हो गया, ये इसका गुण है। अब आया पित्त दोष के गुण हैं, पित्त के दोष के गुण, अब ऐसे तो आप अंदाजे लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, गलत हो जाएगा, इस श्लोक आपको याद होना चाहिए। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 20 आता है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीते विपर्य, यानी समान चीजों को खाने से वृद्धि होती है, सर्वदा सर्वभानाम सामान्य वृद्धि कारणम, और उसके विपरीत लेने से उसका नाश होता है। तो ये कहाँ का संदर्भ है, चूंकि अब संदर्भ के लिए कुछ सोचना है, चूंकि हम अष्टांग हृदय सूत्र 1 ही पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे वर्णन किया हुआ है। ठीक है, देन आता है, अब आता है रस की स्थिति। तो अब षड्रस वाला जो आता है, बल की दृष्टि से रसों का उत्तरोत्तर सही क्रम है, बल की दृष्टि से। तो हम लोगों ने पढ़ा है स्वाद अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का, है ना। फिर वहीं पे लिखा है कि यह उत्तरोत्तर जो है बलवान होते जाते हैं। तो कहाँ से बलवान होते जाएंगे, यानी मधुर सबसे ज़्यादा बलवान होता है, फिर अम्ल उससे कम, फिर ऐसे करके कषाय सबसे वीक होता है। तो आपको इसमें देखना है कि सबसे पहले क्या है, मधुर। मधुर कहाँ है, मधुर टॉप पे रहेगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से आपको सोचना है। तो अब यहाँ पे देखिए मधुर के बाद कषाय, ये तो सबसे वीक रस है, ये सबसे कम बल देता है हमको। मधुर, अम्ल, इसके बाद क्या होगा, लवण होगा, कटु, तिक्त, यानी कि ये वाला सीक्वेंस आपका सही है। 4 रस में आपको निकालना है, ये तो कषाय यहीं पे गलत हो गया। सीक्वेंस आपको अगर याद है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक, सभी रसों में सबसे अधिक बल देने वाला रस कौन सा है, आप बता देंगे सबसे अधिक बल देने वाला कौन सा है, 22 का ये मधुर रस। ठीक है, फिर आता है द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं प्रभाव के आधार पे, तो ये भी आप बता देंगे, मुझे पता है भाई, जाहिर सी बात है, अभी आपने पढ़ा होगा द्रव्य के भेद कितने हैं, तो वो क्या है, समनम कोपनम स्वस्थितम।
तो 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं जो दोषों का शमन करते हैं, दोषों की वृद्धि करते हैं और स्वस्थ हितकारी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देन आता है वाग्भट के अनुसार वीर्य कितना है। तो वाग्भट ने तो वीर्य जो है आपका कितना बताया है, वह 2 ही बताया, शीत और वीर्य, और अष्टविध वीर्य का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, लेकिन आचार्य वाग्भट के द्वारा नहीं दिया गया। विपाक की संख्या कितनी होती है? विपाक तो एक मिनट, विपाक की संख्या बताइए। विपाक की संख्या आपकी होगी 5 है, 2 है, 3 है, 11 है। तो इसका आंसर क्या है? जाहिर सी बात है वो होता है मधुर, अम्ल और कटु। तो 3 तरह का विपाक होता है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक, अब आता है निम्न में से उचित कथन है। अब विपाक अगर आपको पता है कि मधुर, अम्ल और कटु होता है, तो अब रस भी आपको पता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो इसका एक कंपेयर करके बहुत सुंदर क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप समझिए कि स्वादु रस किसके लिए प्रयोग किया है? आचार्य ने, वाग्भट ने मधुर रस के लिए प्रयोग किया है, याद रखिएगा। स्वादु रस और विपाक दोनों है, सही सेंटेंस बताना है। कटु रस है परंतु विपाक नहीं है, अम्ल रस और विपाक नहीं होता है, सभी गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मैं आपको बता रहा, देखिए, स्वाद रस और विपाक दोनों है, यानी मधुर रस और मधुर विपाक होता है, दोनों होता है, बिल्कुल सही है। कटु रस तो होता है, ठीक, परंतु विपाक भी होता है, इसलिए सेंटेंस ये क्या हो गया? ये हो गया गलत। अम्ल रस होता है पर विपाक नहीं होता, ये भी गलत है, अम्ल का विपाक भी होता है। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों विपाक अगर आपको पता है, त्रिविध विपाक, जैसे मधुर हो गया, अम्ल हो गया, कटु हो गया, तो आप इससे बता देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आया क्वेश्चन आया वाग्भट के अनुसार गुणों की संख्या है। चूंकि देखिए आपने पढ़ा होगा जो गुण होते हैं वो आचार्य चरक के अनुसार कितने होते हैं? 41 होते हैं। जैसे सार्था, गुरुवादी, ऐसे करके हम लोग पढ़ा है, गुरुवादी, परादी, ये सब जोड़ करके। लेकिन जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में पढ़ते हैं वहाँ पर उन्होंने गुरुवादी गुण यानी कि विंशति गुणा, गुरु मंद हिम स्निग्ध शान मृदु स्थिर गुणा सूक्ष्म विद्या विंशति विपर्या, उन्होंने मात्र 20 गुणों का वहाँ पे वर्णन किया। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से यहाँ सही हो जाता है। 41 गुण जो होते हैं वह आचार्य चरक ने बताए हैं, और 10 गुण जो यहाँ लिखा है वह परादि गुणों की चर्चा है, जो कि आप लोगों से पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे। अब इतना जानिए कि इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा। अब देखिए, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग किस अनेक व्याधियों की उत्पत्ति का एक कारण है? जो व्याधियों की उत्पत्ति का कारण है, यानी कहाँ का श्लोक है? रोग आरोग्य का कारण। तो ये क्या है? काल है, कर्म से होता है, अर्थ से होता है, या सभी से होता है? तो इसका आंसर क्या है? सभी। काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अति मात्र का सम्यस विज्ञेश विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। ठीक है, अब देखिए, रोगस्तु दोष व संयम, दोष साम्यम अरोगता, ये किसका रेफरेंस है? जाहिर सी बात है अष्टांग हृदय सूत्र 1 का है, बहुत फेमस श्लोक है, याद करके रखिएगा। रोग के मूलतः प्रकार कितने होते हैं? मतलब क्या है यहाँ पे? रोग कितने प्रकार का होता है? रोग कितने प्रकार के होते हैं? एक मिनट, हाँ, रोग कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो 2 है, 1 है, 4 है, 2, 5 है। तो अभी आपको पता है रोग के मूलतः प्रकार कितने होते हैं? वह होते हैं आपके साध्यता असाध्यता के आधार पर रखा गया है। तो साध्य होता है और असाध्य होता है। ठीक, ये इतना ही याद करके रखिएगा कि साध्य और असाध्य। साध्य के फिर पुनः 2 हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? सुख साध्य और कृष्ण साध्य। और फिर असाध्य के फिर से 2 हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? याप्य और प्रत्याख्य। ये आपको पता होगा, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोग के अधिष्ठान होते हैं, तो रोग के 2 अधिष्ठान होते हैं, वो क्या होता है? 2 होता है, आपको पता है, शरीर और मन। इसका आंसर क्या होगा? शरीर और स्रोतस दुष्य दोष, ऐसा नहीं है। रोग के अधिष्ठान क्या होंगे? इसका आंसर क्या होगा? शरीर और मन होगा। तेसाम काय मनो भेदात अधिष्ठानी द्विधा, ये श्लोक का रेफरेंस है। मन के दोष कितने होते हैं? आपको पता है, सत्व रज तम 3 गुण बताए गए हैं, जिसमें रज और तम को दोष माना गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, रज और तम।
अब देखिए रोगी परीक्षण होता है, श्लोक आपको याद होगा तुरंत बता देंगे, दर्शन से, स्पर्शन से, प्रश्न से या तीनों से। तो आंसर होगा इसका तीनों से, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नम च परीक्षा च रोगीणम। आंसर होगा इसका डी। रोग ज्ञान, रोग ज्ञान करो यानी रोग का एग्जामिन करने का क्या तरीका है, रोग ज्ञान के साधन क्या है। तो इसका आंसर निदान पूर्व रूप रूप निदान पूर्व रूप उपसय, निदान पूर्व रूप उपसय संप्राप्ति भी क्या है, निदान पंचक ही इसका साधन होगा। निदानम पूर्व रूपम उपसय संप्राप्ति भी। देश के प्रकार कितने होते हैं, देश के प्रकार 3, 5, 2 आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका आंसर कितना है, आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा 2। देश 2 प्रकार के होते हैं, एक भूमि देश और एक देह देश। तो फिर आपका देह भूमि देश जब पूछा है कितने प्रकार होते हैं तब आप बताएंगे, वह उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। कैसे, जांगलानुप साधारण। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा फास्ट बताया हूं। अब देखिए यहां से अब लक्षण देखेंगे, वात उल्वड़, कफ उल्वड़। उल्वड़ मतलब क्या होता है, अधिकता या प्रधानता। तो वात की अधिकता किस देश में होगी और कफ की अधिकता किस देश में होगी। तो वात की अधिकता होगी वह किस में होगी, जांगल अनुप साधारण में देखिए जांगल में अधिकता होगी। ठीक, ये जांगल हो जाएगा। कफोल बड़ किस में होगा, कफ की अधिकता किस में होगी, आनूप में होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सी, जांगल व आनूप। ठीक है, जांगल का जहाँ रुचिता रहती है और आनूप क्या होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वात उल्वड़, उल्वड़ मतलब बढ़ा हुआ। ठीक, तो उसका हो जाएगा आंसर जांगल। और कफुल्बड़ मतलब कफ जहाँ बढ़ा रहता है, उसका आंसर हो जाएगा आनूप। समतलम त्रिधा भूदेश आदि से, समतलम, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाहिर सी बात है ये जहाँ पे सभी जो समान मतलब मिला जुला रहेगा, तो आंसर होगा इसका साधारण देश में रहेगा। ठीक, इसका आंसर क्या है, 38 का आपका क्या है, सी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है इजीली आप पढ़ पा रहे होंगे। हाँ, अब देखिए भेषज योग कृत कहाँ गया, तब जब रोगों की, अब रोग का वर्णन साध्यता सत्य, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है। तो आप देखिए किसके संदर्भ में कहा गया है कि काल अर्थ, जो रोग आरोग का कारण जब बता रहे हैं, काल और अर्थ के संदर्भ में, काल के संदर्भ में, कर्म के संदर्भ में, काल अर्थ और कर्म तीनों के संदर्भ में। इसका आंसर सोच के बताइए। अगर आप बुक से भी देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा, वहाँ पे जरूर अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा जाता है। भेषज योगकृत जो कहा है वो किसके लिए कहा गया है, वह कहा गया है काल के संदर्भ में। किसके लिए कहा गया है, काल के संदर्भ में। क्षणादिव्यसधा च कालो भैषज्यम योगकृत। तो क्षणाद यानी कि जो ऋतु वाला काल होता है, और जो आपका दूसरा हो गया जिसमें हम लोग औषधियाँ वगैरह देते हैं, यानी व्याधि का जो काल होता है, उसके संदर्भ में कहा गया है। भैषज योगकृत किसको कहा है, काल के संदर्भ में कहा है, जिसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन धी धैर्य आत्माद विज्ञानम औषधम किसका है, तो परम औषध का कॉन्सेप्ट है, आचार्य वाग्भट ने दिया है। वहीं श्रेष्ठ औषध बताते समय उन्होंने मानसिक दोषों के लिए इसको बताया है कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मानसम परम औषधम। 40 हो गया। अच्छा, अब आता है काल के प्रकार। काल के प्रकार बताइए, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 10 होता है। तो आप अपने आप से ही बता सकते हैं 2 तरह का काल होता है, एक संवत्सर है और एक व्याधि का काल है। ठीक, दूसरा फिर आता है औषध के प्रकार कितने होते हैं। तो औषध के प्रकार जो होते हैं, शोधन है, समन है, दोनों है, कोई नहीं है। जब हम वहाँ देखते हैं तो औषध 2 ही प्रकार की बताई गई है, क्या है, शोधन और समन। ठीक, औषध का 2 प्रकार बताया गया। पहला शोधन, शोधन क्या है, जो दोषों को या बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। समन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़े हुए दोषों का समन कर देते हैं। ठीक, तो शोधन में हम क्या कराते हैं, पंचकर्म कराते हैं, और समन में हम मेडिसिन लिखते हैं, मतलब मेडिसिन जो खाने वाली ओरल मेडिसिन वगैरह होती है, तो उसको हम लोग समन औषध के रूप में मानते हैं। अब 43 नंबर का श्लोक है या क्वेश्चन है, इसको देखिए। वात पित्त कफ दोषों के लिए शोधन, शोधन यहाँ दोनों शब्द है, शोधन यानी कि पंचकर्म कराना हो तो कौन सा कराएंगे, और समन के रूप में अगर कुछ देना चाहते हैं तो क्या देंगे। तो जिसको श्लोक याद होगा वो बहुत आसानी से कर लेगा। श्लोक क्या कहता है, शरीर जनाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेकम वमनम तैलम घृतम मधु। आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, वस्ति विरेचन वमनम तैलम घृतम मधु। ठीक है, कलर चेंज कर लें जरा इसका। ठीक है,
चिकित्सा के 4 पादों का सही क्रम है। अब आपको लगता है कि 4 पाद होते उसमें क्रम का ही क्या मतलब है, तो कुछ कुछ अभी आप लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया है, तो जब हम लोग पढ़ाएंगे धीरे धीरे आपको तो आएगा। कहीं पे रोगी को प्रथम रखा गया है, भिषक को चतुर्थ रखा गया है, कहीं पे भिषक प्रथम रखा गया है और कहीं पे रोगी को चतुर्थ रखा गया, इसलिए क्रम याद करना जरूरी है। तो इस जिसको श्लोक याद होगा अष्टांग हृदय को आराम से बता देगा, भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयाम। इसका आंसर क्या है, बी। ठीक, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा सूची, ये किसके गुण है, ए बी सी डी बताइए। भिषक, रोगी, उपस्थाता, द्रव्य। दक्ष तीर्थ शास्त्र, शास्त्रार्थ जिसके पास हो, दृष्ट कर्म और सूची हो, इसका आंसर क्या होगा, भिषक। ठीक, चिकित्सक और परिचारक दोनों के गुण के दोनों में कॉमन क्या है, तो बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। सूची और दक्ष, बुद्धिमान दक्ष, दक्ष अनुरक्त, दृष्ट कर्मा बुद्धिमान। इसका आंसर क्या होगा, सूची और दक्ष। देखिए यहाँ सूची लिखा है और दक्षता भी होती है, तो दक्ष देखिए शुरुआत में लिखा है, यहाँ पे सूची लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो परिचारक होता है उसमें भी सूची और दक्ष क्या होता है, कॉमन होता है। बाकी वह बुद्धिमान होना और अनुरक्त होना ये अलग लक्षण है जो वैद्य से अलग है। दो लक्षण वैद्य और परिचारक यानी कि उसके अटेंडेंट में कॉमन होता है, दोनों सूची होते हैं और दक्ष होते हैं। बहुकल्प है, बहुकल्प किसके संदर्भ में कहा गया, औसत द्रव्य के गुण में और या फिर अपना भिषक के गुण में या रोगी के गुण में या परिचारक गुण में, तो ये आता है। इस लोग जिसको याद होगा उसको पता होगा। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, किसके लिए कहा गया है, औसत द्रव्य का गुण बताया गया है। उसी श्लोक से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। संपन्नम, संपन्न कौन होगा, द्रव्य होगा। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। ज्ञापक किसका गुण होगा, ये बता दीजिए। ज्ञापक मतलब क्या होता है, जो अपनी बात बता सके, तो कौन बता पाता है, रोगी बताता है। ठीक है, श्लोक आचार्य क्या बोलते हैं, आढ़ रोगी भिषकवस्य ज्ञापक सत्यवान भी, वह अपने लक्षणों को, अपने जो उसको महसूस हो रहा वो वैद्य को बताए, ताकि उसके अनुसार वो दवा का क्या है वो संकलन कर सके या प्रिस्क्राइब कर सके उसको। ठीक, फिर आता है आढ़, किसके लिए, उसी श्लोक से ये भी हो जाएगा। आढ़ रोगी, आढ़ मतलब धनजन जिसके पास हो, तो उसके पास कुछ धन होना चाहिए, अगर कॉस्टली मेडिसिन है तो खरीद सके। उसके पास लोग भी होने चाहिए, ताकि उसको रेस्ट करने को कह रहे हैं तो अगर वही मजबूर है और वो उस घर पे नहीं रेस्ट कर सकता, उसको काम करना जरूरी, तो उसको ठीक करना कठिन होगा। इसलिए बोला गया, आचार्य ने बोला कि आढ़ रोगी, रोगी का पहला लक्षण क्या है, आढ़। हाँ, अब साध्यता असाध्य वाले से क्वेश्चन से आ रहा है, देखिए। ग्रहेश्व अनुगुणे एक अश्वम दोष मार्ग, एक दोष मार्ग वाला अगर है तो वह क्या होगा। ठीक है, तो एक दोष मार्ग अगर वाला होगा तो क्या होगा, वो रोग कैसा होगा, साध्य होगा, असाध्य होगा, कष्टाध्य होगा, याप्य होगा। वह कैसा होगा आपका, एक दोष वाला वो होता है साध्य। ठीक, देन आता है शास्त्रादि साधन। शास्त्रादि साधन मतलब क्या होता है, जो शस्त्र के द्वारा अगर हम इसको ठीक करते हैं, शस्त्र क्षार अग्नि, वैसा रोग कौन सा होगा, साध्य होगा, साध्य होगा, कृष्ण साध्य होगा, सुख साध्य होगा, वह क्या होगा, कृच्छ साध्य होगा। ठीक, संकर लक्षण अगर है, संकर लक्षण है तो क्या होगा, संकर किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, यह कहा गया है आपका श्लोक अगर आपको याद होगा तो, शास्त्रादि साधन कृच्छम संकरे च तथोगत, यानी ये भी किसका आंसर क्या होगा, कृच्छ साध्य होगा। से सत्व आयुष, यानी जब तक आयु है तब तक वो ठीक रह सकता है। कैसे, पथ्य पथ्य पथ्याभ्यास अभ्यासाद विपर्य, पथ्य का सेवन करेगा तो वो तो ठीक रहेगा। तो ऐसा किसका लक्षण है, ये है याप्य का लक्षण है। ठीक, साध्य याप्य असाध्य के साथ तो याप्य का लक्षण है। और सुक्यम अमोहरति युक्त होगा तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 55 का, आप देखिए वह असाध्य हो जाएगा, असाध्य का लक्षण है। ठीक, देन आप देखिए क्या है, अच्छनासन। अच्छनासन, अच्छनासन भी आपका किस में आता है, वह असाध्य वाले में ही आता है। तो अगर आपको श्लोक आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा अच्छनासन, ज़्यादा लंबा श्लोक नहीं, एक छोटा सा ही लक्षण दिया अच्छनासना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा लक्षण आ गया तो क्या हो गया, असाध्य हो जाएगा। देन आता है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कुल कितने अध्याय हैं,
सूत्रस्थान कुल कितने अध्याय हैं याद होना चाहिए, कुल 30 अध्याय हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद संबंधी वर्णन कहाँ मिलता है, तो अभी आप लोगों ने अष्टांग हृदय का पढ़ा है, चरक सूत्र 9 में मिलता है, सुश्रुत सूत्र 35 में मिलता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, हाँ बिठा दो बुला रहा है, बस 1 मिनट रुक जाओ। इसका आंसर होगा आपका ऑल आंसर होगा, ठीक, सूत्र 35 ऑल। अष्टांग हृदय में बीज संबंधी वर्णन कहाँ मिलता है, जब आप रेफरेंस देखेंगे तो जैसे वो चैप्टर फिनिश हुआ था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें छोटी छोटी चीज़ें थी, चैप्टर्स का उन्होंने संख्या और नाम बताया था, तो वहाँ आप देखेंगे तो उसमें जो आंसर आता है वह आता है सूत्र, चिकित्सा, कल्प और उत्तर। इसका आंसर आएगा आपका उत्तर स्थान में जो है वहाँ पे बीज संबंधी सर्प, कीट, लूता ऐसे करके वहाँ पे एक एक चैप्टर लिखा हुआ है, तो ठीक है, वो आप ध्यान में रखिएगा उसको। और लास्ट में आपका आता है अष्टांग हृदय में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपको पता होना चाहिए कुल कितने अध्याय हैं, 120 है। स्थान पहले याद कर लीजिएगा, शून्य सच को करके हम लोग याद करते हैं। सूत्र है, निदान है, शरीर है, चिकित्सा है, कल्प है और उत्तर स्थान है, तो कुल 6 स्थान हो जाते हैं। और चैप्टरों की संख्या कितनी होती है, वह होती है 120। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ए। तो मुझे लग रहा है आपको ये यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसका फिर एमसीक्यू लगाएंगे। तो ऐसे करके हम सारे एक एक चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह का लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।